लास्ट क्लास में हमने जो है नंबर थ्योरेटिक फंक्शन की डेफिनेशन देखी थी। इसको मैं थोड़ा सा रिव्यू करा देता हूँ कि नंबर थ्योरेटिक जो फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी पॉजिटिव इंटीजर पे अप्लाई होता है, ठीक है, और उसको एक ऐसे सेट में जो है वो लेके जाता है। उसकी जो रेंज होती है एक ऐसा सेट होती है जो कि अंडर प्रोडक्ट वो सेट क्लोज्ड हो, ठीक है। वो नंबर थ्योरेटिक फंक्शन है। जैसे कि फिर ये नंबर थ्योरेटिक फंक्शन दो तरह के होते हैं। एक होता है मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। तो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन ये होता है कि अगर दो नंबर्स m और n का जीसीडी 1 हो तो इनके प्रोडक्ट के ऊपर जब वो फंक्शन अप्लाई किया जाए तो इंडिविजुअल अप्लाई करने के बाद जब प्रोडक्ट लिया जाए तो दोनों सेम आ जाए, तो ऐसी सूरत में मल्टीप्लिकेटिव होता है। ये वाली जो कंडीशन है जिसमें जीसीडी कह रहे हैं कि दोनों का 1 है यानी कि रिलेटिवली प्राइम है, इस कंडीशन को अगर रिमूव कर दें तो ये फंक्शन कहलाता है completely multiplicative. A number theoretic function g is called completely multiplicative if gmn is equal to gm times gn. तो ये डेफिनेशन है completely multiplicative की। इसकी एग्जांपल जो है हमने दी थी टाउ से। ये टाउ जो है हमने इसको डिफाइन किया था कि ये n एक नेचुरल नंबर है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n। n के पॉजिटिव डिवाइजर्स हम ले रहे हैं, तो और ये हमने जो है दो नंबर्स लिए थे, एक 5 और एक 3 लिया था, इनका प्रोडक्ट लिया था। तो जब हमने 15 पे डिवाइजर्स देखे तो वो 4 थे, फिर 2 के ऊपर 5 पे डिवाइजर देखे तो वो 2 थे। एक 5 को डिवाइड करने वाला 1 होता है और एक 5 खुद। इसी तरह से 3 के लिए भी 2 है, तो इनका जब प्रोडक्ट लिया तो भी ये 4 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो है जो टाउ है ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। ये इसकी एग्जांपल देखी थी और ये नंबर थ्योरेटिक फंक्शन है। अब बाकायदा इन चीज़ों को जो है वो देखते हैं, नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस की फर्दर जो है वो डिटेल और क्या क्या चीज़ें जो है वो, या और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ बताई थी कि जो सम जो है वो हमने कहा था कि अगर आपके पास इस तरीके से सम होता था, जो पहले आप ये कर रहे होते थे कि n रन कर रहा होता था 1 से लेके 4 तक और डायरेक्टली हम लिख रहे होते थे। अब हम इस तरह से थ्रू डिवाइजर्स भी डिफाइन कर सकते हैं कि यानी कि सम रन कर रहा है डिवाइजर्स ऑफ 12 पे, और d क्या चीज़ है, डिवाइजर ऑफ 12। तो d अब इसकी वैल्यू जो चेंज होगी वो डिवाइजर्स ऑफ 12 होगी। इसके अलावा एक और चीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी कि अगर सम जो है वो रन करता है डिवाइजर्स ऑफ n पे तो f ऑफ d लिखें या f ऑफ n बाई d लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का रिजल्ट जो है वो एक ही है, d या n बाई d। हमने ये करके भी देखा था कि दोनों एक ही चीज जो है वो आ रही थी, ठीक है। f की डेफिनेशन कुछ भी हो, ये दोनों जो है वो सेम रहते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में ये चीजें देख ली थी। अब इसके बाद हम जो है वो एक रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। एक बहुत सिंपल सा रिजल्ट है। रिजल्ट ये है कि इफ f is a multiplicative function and capital F is given by f of n। ये n पे अप्लाई किया जाता है, तो ये क्या होता है, ये होता है f ऑफ d, और ये जो सम रन हो रहा है डिवाइजर्स ऑफ n पे, ओके। और इस n पे अगर कैपिटल F अप्लाई किया जाता है तो इसका रिजल्ट ये होता है। इसका मतलब है कि सबका सम है। जैसे कि ये हमने जो है ये जो देखा था ये वाला फंक्शन, यानी कि इस चीज को जो है कैपिटल एफ एन कह दिया है। अब एफ की कोई भी डेफिनेशन हो, लेकिन अगर एफ एक मल्टीप्लिकेटिव है और इसके सम को हमने कैपिटल एफ एन कह दिया है, तो थ्योरम का रिजल्ट, थ्योरम जो है उसका स्टेटमेंट ये कहता है कि देन एफ इज ऑल्सो मल्टीप्लिकेटिव। तो एफ भी मल्टीप्लिकेटिव
होगा। ठीक है, ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। इस चीज में कोई प्रॉब्लम? अब इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए, प्रूफ में जो चीज समझ में नहीं आए जहां भी, तो वो आप उसी वक्त जो है वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो क्योंकि f मल्टीप्लिकेटिव है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर m और n का GCD 1 हो जाए तो f टाइम्स m f ऑफ mn इज इक्वल टू f ऑफ m f ऑफ n के इक्वल होगा। ठीक है, ये होगा, ये गिवन है क्योंकि f मल्टीप्लिकेटिव दिया हुआ है। और हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, हमें प्रूव ये करना है कि कैपिटल, क्योंकि m और n का GCD 1 है, तो कैपिटल f ऑफ m टाइम्स n ये बराबर होगा f n टाइम्स f m टाइम्स f n। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब देखिए इसको किस तरीके से इसको प्रूव करेंगे। नेक्स्ट पेज भी खोल लेते हैं ताकि इसको मैं ऊपर कर लूं थोड़ा सा। इसको प्रूव करने के लिए हमने एस्यूम कर लिया कि लेट GCD ऑफ m एंड n इज इक्वल टू 1। ये हमने एस्यूम कर लिया कि GCD जो है वो m और n का 1 है। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो हमने कहा कि a divisor of a divisor D, हम इसको D कह देते हैं। ठीक है, देखिए m और n का GCD तो 1 आ रहा है, जैसे कि m अगर 4 है फॉर एग्जांपल, ऐसे ही आपको समझाने के लिए था, m अगर 4 है और n अगर 9 है तो इनका GCD जो है 1 आ रहा है। ठीक है, अब इनका जो प्रोडक्ट होगा 4 मल्टीप्लाई बाई 9 ये 36 होगा। अगर कोई नंबर 36 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, अगर कोई नंबर 36 को जो है वो डिवाइड कर रहा है, तो उसको हम कह रहे हैं कि वो डी है, यानी कि जो प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है। अ डिवाइजर डी ऑफ एम एन कैन बी uniquely expressed as d is equal to, ये जो डिवाइजर d है जो कि mn को डिवाइड कर रहा है, तो उसको दो चीजों के प्रोडक्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 36 है तो 36 जो है वो आपके पास है, इसको 12 अगर डिवाइड कर रहा है तो 12 डिवाइड्स 36। ठीक है, तो ये जो 12 है इसको दो पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि ये जो 12 होगा, यानी कि जो दो पार्ट्स होंगे उनमें से एक 4 को डिवाइड कर रहा होगा और एक 9 को डिवाइड कर रहा होगा। आप करके देख लीजिए, जैसे 12 है तो 12 को आप लिख दें 4 जो कि 4 को डिवाइड कर रहा है, एंड 3 जो कि 9 को डिवाइड कर रहा है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 12 आता है और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 36 आता है, जो कि यहाँ नजर आ रहा है। ठीक, यानी कि इस तरह से आपको लाजमी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। ठीक, आप यानी कि ये जो है ये 12 में 4 इंटू 3 आपको आसानी से मिल गया। इसी तरीके से कोई और नंबर ले लें जो कि 36, जरूरी नहीं कि तो मैंने 12 वैसे ही लिख दिया, इवन ये कि आप 18 लिख लें, 18 36 को डिवाइड करेगा, फिर 18 में भी दो चीजों का ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा कि जिसमें से एक कंप्लीटली 4 को डिवाइड कर रहा होगा और एक कंप्लीटली 9 को डिवाइड कर रहा होगा। इवन ये कि आप छोटा नंबर ले लें, फॉर एग्जाम्पल 6 ले लें, तो 6 नंबर लेंगे तो वो 36 को डिवाइड करता है, तो 6 में भी दो चीजों का प्रोडक्ट मिल जाएगा, जो एक कंप्लीटली 4 को डिवाइड कर रहा होगा और एक कंप्लीटली 9 को डिवाइड कर रहा होगा। जैसे 6 में प्रोडक्ट मिल गया 2 और 3 का,
2 कंप्लीटली 4 को डिवाइड कर रहा है और 3 कंप्लीटली 9 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि 4 और 9 का जीसीडी 1 है, तो जब भी दोनों का जीसीडी 1 होगा तो उनके प्रोडक्ट को डिवाइड करने वाला नंबर जो होगा उसको हमेशा एक ऐसे प्रोडक्ट में लिखा जा सकेगा कि जिनमें से एक पहले को डिवाइड कर दे और दूसरा दूसरे को डिवाइड कर दे। तो हमने कहा कि डिवाइजर d of mn can be uniquely expressed as d is equal to d1 times d2। हमने ये कहा कि d जो है वो एक डिवाइजर है जो कि mn को डिवाइड कर रहा है और उसको यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है d में सच दैट d बराबर है d1 d एंड d2 वेयर d1 डिवाइड्स m। अब जाहिर है कि एक m को डिवाइड करेगा, दूसरा n को डिवाइड करेगा, तो हमने कह दिया कि d1 डिवाइड्स n एंड d2 डिवाइड्स n। ठीक है, एक n को डिवाइड कर रहा है, दूसरा m को डिवाइड, एक m को डिवाइड कर रहा है, दूसरा n को डिवाइड कर रहा है। एंड और उसके साथ साथ वो जो दो होंगे उन दोनों का जीसीडी भी 1 होगा। आप ये देख लीजिए, आपने 12 को जब तोड़ा 4 और 3 में, तो 4 और 3 का जीसीडी 1 है। जब आप 6 कह रहे हैं कि 36 को डिवाइड कर रहा है, तो 6 को तोड़ेंगे 2 एंड 3 में, तो 2 और 3 का जीसीडी भी 1 होगा। 18 लेंगे, 18 को जब दो हिस्सों में तोड़ेंगे ऐसे कि एक 4 को डिवाइड करे, एक 9 को डिवाइड करे, तो आप लेंगे 2 और 9, 2 और 9 लेना पड़ेगा। 2 कंप्लीटली 4 को डिवाइड कर रहा है, 9 कंप्लीटली 9 को डिवाइड कर रहा है, तो फिर इनका जीसीडी भी 1 है, तो इनके जीसीडी भी 1 होंगे। एंड देन GCD of D1 D2 ये हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, GCD of D1 D2 ये 1 है। नाउ अब वो डेफिनेशन हम यूज करेंगे जो हमें गिवन है। तो हमारे पास जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक एफ एन इसके इक्वल है, तो एन की जगह हम क्या रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है। तो इसका मतलब है हमें एफ m टाइम्स n की वैल्यू निकालनी है जो कि इसके बराबर आनी चाहिए। अगर एफ m टाइम्स n की वैल्यू इसके बराबर आ गई तो ये प्रूव हो जाएगा कि कैपिटल F भी मल्टीप्लिकेटिव है। तो इसका मतलब है कि हमें निकालना है एफ m टाइम्स n। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फॉर्मूले में जहां n आ रहा है उसकी जगह mn प्लग इन करना है सर। तो ये हो जाएगा सम d रन्स ओवर द डिवाइजर्स ऑफ mn और यहां पे हमने लिख दिया f ऑफ d। इस तरह से हमने लिख दिया। अब देखिए ये हमें यहां पर नजर आ रहा है कि ये नजर आ रहा है कि d हमने कहा था कि d1 टाइम्स d2 है, तो d की जगह d1 टाइम्स d2 लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा सम d रन्स ओवर द डिवाइजर्स ऑफ mn और f d की जगह अब आप रख दीजिए d1 टाइम्स d2। ठीक है, अब हमें ये बात पता है कि f कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव है, ये तो गिवन है, सॉरी कंप्लीटली करो, f मल्टीप्लिकेटिव है। f मल्टीप्लिकेटिव है तो इसका मतलब ये होगा कि f के बाद अगर f किसी दो नंबर्स के प्रोडक्ट पे अप्लाई हो रहा है और अगर उन दोनों का जीसीडी 1 है तो उनको अलग अलग कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर ये क्या हो रहा है, d1 और d2 का जीसीडी 1 है, तो f ऑफ d1 टाइम्स d2 ये हो जाएगा f ऑफ d1 टाइम्स f ऑफ d2। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये सम d रन्स ओवर द डिवाइजर्स ऑफ। अच्छा एक और काम कर सकते हैं, एक काम ये करें, अब यहाँ d आ गया ना, हमें चाहिए था कि d की जगह d की वैल्यू लिखें, क्योंकि यहाँ तो d है ही नहीं। तो बेहतर ये है कि इसको अभी से d को रिप्लेस कर दें d1 d2 से, क्योंकि d1 की जगह आपने d1 d2 रख दिया है। ठीक है, अब आपको ये बात पता है कि d1 जो है, जैसे कि ये 2 कंप्लीटली 3 को डिवाइड कर रहा था, 3 कंप्लीटली जो है वो 2 कंप्लीटली 4 को डिवाइड कर रहा था, 3 कंप्लीटली 9 को डिवाइड कर रहा था। तो 2 का कोई पार्ट जो है वो 9 को नहीं डिवाइड करेगा, इनके जीसीडी 1 होगा। तो इस तरह से d1 जो है वो कंप्लीटली डिवाइड करेगा m को, तो डिवाइजर्स ऑफ m कर दिया एंड डिवाइजर्स ऑफ d2
क्या डिवाइजर्स ऑफ n कर दिया, ठीक है। ऐसे करता हूँ, इसे बड़ा करके लिख देता हूँ, यहाँ बहुत छोटा सा कंजेस्टेड हो रहा है, तो आपको हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो। तो ये है एफ एम एन इज इक्वल टू सम d1 runs over m and d2 runs over n, ठीक है, क्योंकि d1 में m के डिवाइजर्स हैं और d2 जो है वो n के डिवाइजर्स है, क्योंकि दोनों जो है वो उनका जीसीडी 1 है, तो इसका मतलब है कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा। और ये जो आपके पास f ऑफ d1 d2 है, क्योंकि ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है और इनका जीसीडी 1 है d1 d2 का, तो आप इसे f d1 टाइम्स f d2 लिख सकते हैं। अब इसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आपने ये किया कि इनको अलग अलग कर दे सम में, क्योंकि ये दो आपके पास जो है चीजें नजर आ रही हैं, यानी दो मरतबा दो अलग अलग हैं, तो आप इनको अलग अलग कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि d1 रन्स ओवर m और f d1 टाइम्स d2 रन्स ओवर द डिवाइजर्स ऑफ n f ऑफ d2। अब वो फॉर्मूला जो कि दिया हुआ है इन्होंने थ्योरम में, इस फॉर्मूले को देखिए। ये फॉर्मूला जो है इसमें क्या है, इसकी जगह fn रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, अगर यहाँ n है। तो अब यहाँ देख लीजिए, इसमें ये भी वही चीज है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, सिंपली ये हो जाएगा कि ये वाली चीज जो है ये होगी f ऑफ ये वाला, ये m है, f ऑफ m, और ये जो है ये होगा f ऑफ ये क्या है, n है, f ऑफ n। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि जो कैपिटल F है ये मल्टीप्लिकेटिव है, thus F is multiplicative। तो इस तरह से हमें पता चला F मल्टीप्लिकेटिव है। जी, इस चीज में कोई प्रॉब्लम समझ में आया ये आप लोगों को? सर जी Sir, can you please explain one more time this D runs over M and what does this mean? ये D runs over M and N, देखिए ये इसका मतलब, ये लास्ट क्लास में हमने जैसे किया था ना कि ये डिवाइजर्स का मतलब ये होता है कि जैसे ये डिवाइजर्स D runs over the divisors of 12, तो इसका मतलब ये होता है कि जो सम होता है, जैसे हम पहले करते थे इस तरह से करते थे n इज इक्वल टू 1 और ये 4, तो n की जगह 1 से लेके 4 तक सारी वैल्यूज रखते थे। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वह यहाँ पर हम ये करते हैं कि d रन्स ओवर द डिवाइजर्स ऑफ 12, तो इसका मतलब ये होगा कि 12 से डिवाइड होने वाले नंबर्स ये d की जगह रिप्लेस किए जाएंगे। तो 12 किस कौन कौन से जो है 12 को के डिवाइजर्स हैं, एक 1 है तो f ऑफ 1 लिख दिया, फिर 2 है तो 2 लिख दिया, 3 है तो 3 लिख दिया, 4 है तो 4 लिख दिया, 5 नहीं है नहीं लिखेंगे, 6 नहीं है 6 है तो 6 लिख दिया, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है तो 12 है तो फिर 12 लिख दिया। तो इसका मतलब ये होता है, यानी कि जो सम रन होता है ये अब उस तरीके से नहीं होगा जैसे वो गिनती जैसे लिख रहे होते हैं, अब ये उस तरह से होगा जैसे कि डिवाइजर्स जो होंगे उनके लिहाज से होगा, ठीक है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। अच्छा सर, एक और चीज जो अभी जी जी हमने ये वाला थ्योरम प्रूव करने की कोशिश की, उसमें हमने जो एग्जांपल की ली, जैसे 4 और 9 का जीसीडी 1 है, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई 4 and 9 it becomes 36, and then we find out the factors of 36, then we find out a number जो कि 36 को डिवाइड करे, जी जी, और उस नंबर के फिर हम फैक्टर्स लें जो कि फिर लाइक बारी बारी D1 और यानी ऐसा फैक्टर, जी जी बिल्कुल, उस नंबर के ऐसे फैक्टर लाजमी आपको मिल जाएंगे कि जिसमें से एक जो है वो पहले को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा और दूसरा दूसरे को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा और उनका जीसीडी भी 1 होगा। 1 होगा। सर, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे 12 के फैक्टर्स हैं 4 and 3 ईयर, राइट? तो क्या अगर मेरे पास कोई भी ऐसी चीज ना मिले तो मैं क्या इसको ऐसा ले सकती हूँ कि 12 and 1, because in that case 1 will definitely divide 9 and 4 will definitely divide 12.
So can I take हाँ बिल्कुल वो भी ले सकते हैं, वो भी होगा, क्योंकि वो भी जो है वो उसका फैक्टर होगा ना, यानी कि वो उसका और जीसीडी भी 1 आएगा, तो वो तो जाहिर है, वो तो ट्रिवियल एग्जांपल होगा ही ना, तो वो ट्रिवियल केस हो गया, वो तो सब में ही होगा, लेकिन मैं नॉन ट्रिवियल कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहा था ताकि आपको समझ, वो तो हर केस में ही ऐसा नजर आ जाएगा। इट इज नॉट कंपल्सरी कि हर फैक्टर्स, जैसे अगर मैं 6 और 2 लेती, नहीं हर फैक्टर नहीं होगा, नहीं ऐसा मैं कह रहा हूँ कि ऐसा फैक्टर एटलीस्ट एक ऐसा जो है मिल जाएगा आपको, एक सेटिंग ऐसी मिल जाएगी एटलीस्ट, ठीक है, तो 1 के साथ तो लाजमी मिलेगी फिर वो सेटिंग, ठीक है। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन? चलें, अब इसके बाद देखें कि मल्टीप्लिकेटिव की कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस की हमने एक एग्जांपल तो ये देखी कि इस तरह से जो सम की फॉर्म में रन कर रहा हो ये नंबर, जैसे कि ये वाला था, तो ये वाला जो हमने था देखा था फंक्शन, इस तरह से यहाँ n जो है कुछ भी हो जाए, अगर f स्मॉल f मल्टीप्लिकेटिव होगा तो उनका सम भी मल्टीप्लिकेटिव होगा, ये यहाँ पे हमें समझ में आया है, यानी कि ये थ्योरम ये बताता है कि इनका सम भी मल्टीप्लिकेटिव है। अब देखिए और कौन कौन से फंक्शन जो है मल्टीप्लिकेटिव हो सकते हैं, जैसे कि अगर एक कांस्टेंट फंक्शन उससे 1 दे रहा है अगर आपको, तो वो मल्टीप्लिकेटिव जो है वो होगा, लेकिन सिर्फ 1 के लिए, यानी कि f ऑफ n, ये एग्जांपल्स है मल्टीप्लिकेटिव की। वेरीफाई करें, जैसे कि f ऑफ 1 अगर f ऑफ n, f ऑफ 1 कह रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, f ऑफ n अगर 1 है तो ये हमेशा मल्टीप्लिकेटिव होगा, ठीक है। तो आप कोई और ले लें, जैसे कि आपने एस्यूम कर लिया कि लेट m और n का जीसीडी 1 है, ठीक है, और f ऑफ m ये भी 1 होगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि फॉर n जो होगा फॉर, अब यहाँ पे ये क्योंकि मैंने बताया था कि ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए होता है, 0 के लिए नहीं होगा, ठीक है, फॉर पॉजिटिव इंटीजर। नंबर थ्योरेटिक फंक्शन है तो बस जहन में आ जाए, लिखने की जरूरत भी ना पड़े कि ये पॉजिटिव इंटीजर पे ही अप्लाई होगा, क्योंकि जो हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी उसके मुताबिक जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, तो 0 यहाँ नहीं आएगा और नेगेटिव नंबर नहीं, यानी यहाँ नहीं आएगा इस जगह पे, ठीक है। अच्छा, अब f ऑफ n ये भी 1 होगा, ठीक है, तो f m टाइम्स n ये क्या होगा, ये भी 1 होगा, क्योंकि ये जो है डेफिनेशन है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आ जाए 1 आएगा, तो m और n का प्रोडक्ट है तो भी 1 होगा, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं 1 टाइम्स 1, और 1 जो है ये इसको आप f ऑफ m लिख सकते हैं और n को f ऑफ n लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर f ऑफ n इज इक्वल टू 1 हो, ये डेफिनेशन हो, तो फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव होगा। अगर ये डेफिनेशन हो, एक और एग्जांपल देखें, एक डेफिनेशन और, f ऑफ n इज इक्वल टू n टू द पावर k, वेयर k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। बल्कि ये तो k तो कुछ नेगेटिव इंटीजर भी हो जाए तो इससे कोई फर्क नहीं था, पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो रेंज में आ रहा है ना, वेयर k इज ए फिक्स्ड इंटीजर कर रहे हैं, कोई पावर है किसी भी एक पावर के लिए जो है ये होगा। फॉर एग्जाम्पल अब हमने एस्यूम किया कि लेट m और n का जीसीडी 1 है, ये हमने एस्यूम कर लिया, ठीक है, m और n का जीसीडी 1 हमने ले लिया। अब इसके बाद बाय डेफिनेशन जो दी हुई है m टाइम्स n, तो डेफिनेशन के मुताबिक ये हो जाएगा mn टू द पावर k, ठीक है, ये समझ में आ रही है बात, mn टू द पावर k, और ये हमें पता है कि पावर k है तो ये हो जाएगा m टू द पावर k टाइम्स n टू द पावर k, और m टू द पावर k है तो ये हो जाएगा f ऑफ m, और n टू द पावर k है तो ये हो जाएगा f ऑफ n। तो अगर आप इसको देखें और लास्ट में देखें तो इसका मतलब है कि फंक्शन ये f मल्टीप्लिकेटिव है, ठीक है।
अब इसकी जी जी सर एक छोटी सी चीज क्लियर नहीं हो रही है, शायद तो मैंने मिस कर दी, कि जब आप ये लिख रहे हैं f of n is equals to 1, so theoretically it means के n के सारे पॉजिटिव डिवाइजर्स, दैट इज व्हाट कहाँ पर कहाँ लिख रहे हैं ये जो पहले एग्जांपल किया आपने कि f of n is equals to 1, व्हाट डज ये जो लिखा है जी सर, ये फंक्शन है, इसकी डेफिनेशन है। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है सारे पॉजिटिव इंटीजर को 1 पे मैप करता है। यानी कि इस तरह से होता है ना, जैसे कि ये आपके पास है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है, ठीक है, और ये भी पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं। ये हमारे पास जो है ये एफ है, फंक्शन एफ, और इसमें एलिमेंट जो है 1 है। तो ये क्या करता है, सारे पॉजिटिव इंटीजर को 1 पे मैप कर रहा है। बस ये फंक्शन की डेफिनेशन है। ये डिवाइजर इसमें तो कहीं नहीं है, ये बस फंक्शन की जैसे फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन है जो कि 1 पे मैप कर रहा है बस सबको। और इसी तरह ये जो फंक्शन है ये n की पावर k पे मैप कर रहा है, ये उसकी डेफिनेशन। ओके सर, थैंक यू। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद एक जो है वो आप लोगों ने जो है वो एक बहुत ही पॉपुलर फंक्शन है जिसे हम कहते हैं ऑयलर फंक्शन या ऑयलर फाई फंक्शन। वो हो सकता है कि किसी ने पढ़ा हो, या अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा हो तो अब हम देख लेते हैं इसे। ये कहलाता है ऑयलर्स फाई फंक्शन। इसे स्मॉल फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये क्या हमें बताता है, यानी कि फाई एन, अगर हम ये कह रहे हैं कि फाई एन, तो ये हमें जो है वो क्या बताएगा। तो फाई एन हमें दरअसल बता रहा होता है कि इसके जितने भी नंबर्स जो कि इससे रिलेटिवली प्राइम हैं, जो कि इससे छोटे होंगे, वो बताता है। यानी कि नंबर ऑफ इंटीजर्स रिलेटिवली पॉजिटिव इंटीजर्स लिख देता हूं। वैसे यहाँ पे क्लियर होगी बात कि अगर हम ये कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव इंटीजर ही के ऊपर कर रहे होंगे। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स रिलेटिवली प्राइम टू n एंड लेस देन n, यानी कि उससे छोटे भी हों और उसके, अच्छा वो तो अपने साथ तो रिलेटिवली प्राइम होता ही नहीं है, तो जाहिर है कि लेस देन एनी की बात करेंगे, लेकिन बड़े की बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए कि फाई आप 4 निकालें, ठीक है, तो 4 से रिलेटिवली प्राइम कौन कौन से हैं। 1 रिलेटिवली प्राइम है 4 से, क्योंकि 4 और 1 और 4 का जीसीडी 1 आता है। 2 रिलेटिवली प्राइम है, नहीं, क्योंकि इसका जीसीडी 2 आता है, ये नहीं है। 3 रिलेटिवली प्राइम है 4 से, है, क्योंकि इसका जीसीडी 1 आता है। तो ये दो रिलेटिवली प्राइम होगा जो कि 4 से छोटे हैं, तो 5 और 4 का जवाब 2 होगा, ठीक है। इसी तरह से 5 5, इसका क्या जवाब होगा। तो हम ये देखेंगे कि 1 और 5 का जीसीडी 1 आ रहा है, 2 और 5 का जीसीडी 1 आ रहा है, ठीक है। 3 और 5 का जीसीडी ये भी 1 आ रहा है, ठीक है। 4 और 5 का जीसीडी ये भी 1 आ रहा है, तो ये भी ठीक है। फिर अगला तो 5 हो जाएगा, तो जीसीडी वो तो 1 नहीं आएगा, तो कितने होगा 4, तो 5 ऑफ 5 जो है ये 4 होगा। इसी तरह से 5 ऑफ 6 जब निकालेंगे तो हम ये देखेंगे कि 1 और 6 का जीसीडी ये 1 आ रहा है, 1 और 2 का जीसीडी ये वो सॉरी 2 और 6 का जीसीडी ये 2 आएगा, तो ये नहीं लेंगे हम, क्योंकि जीसीडी हमें 1 चाहिए। 3 और 6 का जीसीडी ये 3 आएगा, तो ये भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। 4 और 6 का जीसीडी ये 2 आएगा,
तो ये भी नहीं कंसीडर किया जाएगा क्योंकि रिलेटिवली प्राइम नहीं है। 5 और 6 का जीसीडी ये 1 आएगा तो ये कंसीडर कर लिया जाएगा। तो सिर्फ दो नंबर आ रहे हैं, एक 1 और एक 5, जिनका जीसीडी 6 के साथ 1 है, तो इसका जवाब भी 2 होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम ये 5 की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन अब आप ये देखें, समझ में आ रहा है ये? अब चलें ऐसा करते हैं 12 तक पहुंचते हैं। तो 5 ऑफ 12, तो अब आप देखते हैं रिलेटिवली प्राइम 12 के साथ कौन कौन से 1 है। अब डायरेक्टली इस तरह से करने के लिए डायरेक्टली लिख रहा हूं, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है। ठीक है, तो कौन कौन से, तो 1 5, तो ये कितने हो गए, 4 हो गए। तो 5 ऑफ 12 का जगह 4 हो गया। लेकिन भाई अगर ये बढ़ते रहे तो क्या होगा फिर? चलें 28 देखें। अब 28 अगर आ गया तो इससे रिलेटिवली प्राइम 1 है, 2 नहीं है, 3 है, तो एक 3 हो गया, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है क्योंकि 2 आ जाता है 6 में, 7 नहीं है रिलेटिवली प्राइम, 8 नहीं है, 9 रिलेटिवली प्राइम है, 10 नहीं है, 11 है, 12 नहीं है, 13 है, 14 नहीं है, 15 है रिलेटिवली प्राइम, 16 नहीं है, 17 है, 18 नहीं है, 19 है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 है, 24 नहीं है, 25 जो है वो रिलेटिवली प्राइम नहीं है, इससे रिलेटिवली प्राइम है इसके साथ। 26 नहीं है, 27 रिलेटिवली प्राइम है इसके साथ। तो बस ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 आ गया। अब अगर 5 आ गया 64, तो अब क्या होगा? अब तो बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। कब तक ऐसे करते रहेंगे? तो हमारे पास कोई फॉर्मुलेशन होनी चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए कि जिससे, तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, जिस तरह से हम डायरेक्टली जो है वो बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। तो चलें उनमें से एक पहली चीज देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो है एक रिजल्ट करेंगे। लेट P be a prime and E any positive integer, then phi of P to the power E is equal to P to the power E times 1 minus 1 upon P। इस तरह से हमने, तो इसमें एक सारा मसला तो हल नहीं होता, लेकिन एक अच्छा खासा बड़ा मसला हल हो जाता है। जैसे 28 वाला मसला हल नहीं करता, ये 64 वाला मसला हल कर देता। कैसे? हम क्या करते हैं, 64 जो है इसको लिखते हैं 4 to the power 3। अब ये नहीं, प्राइम क्यों नहीं चाहिए ना, 4 तो प्राइम नहीं है, 4 तो प्राइम नहीं, 2 की पावर क्या कर देते, 2 की पावर 6 कर देते, 2 की पावर 6 कर देते सर। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाता है, 5 ऑफ 64, ये हो जाता 5 ऑफ 2 to the power 6, यानी कि ये हो जाता 2 to the power, ये P to the power E यानी कि 2 to the power 6 टाइम्स 1 minus 1 upon 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 to the power 64 और ये 1 upon 2 यानी कि 32। अब देखें, सोचे 32 नंबर्स ढूंढना तो बहुत ही मुश्किल होता, गिनती गिनना, और अगर ये होता 125 तो इस तरह से तो बड़ी आसानी से हो जाता कि 5 ऑफ 125 ये हो जाएगा 5 टू द पावर 3 यानी ये हो जाएगा 5 क्यूब
टाइम्स 1 माइनस 1/5, तो ये हो जाएगा 125 मल्टीप्लाई बाई 4/5, तो ये 25 और ये 100 हो जाएगा। ठीक है, 100। तो इस तरह से जो है, इस तरह से आप जो है ये निकाल सकते हैं। मसला तो हल हो रहा है, लेकिन सारा मसला हल नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा मसला हो रहा है कि जिसमें किसी प्राइम की आप पार्ट्स की सूरत में जो है वो लिख दें। चले इसको देखते हैं, फिर उसके बाद बकिया और कैसे मसला हल करेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, यानी कुछ तो हमारा जो है वो यहाँ पे, वरना इस तरह से गिनना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इस थ्योरम का प्रूफ देख लेते हैं पहले। ये तो आपको मैंने समझा दिया कि ये यूज किस तरीके से होगा। ठीक है ना, यूज तो बहुत ही सिंपल है। अब जो प्रोसीजर है, अच्छा एक चीज इससे पहले और बता दूं कि फाई ऑफ पी ये होता है हमेशा p-1, क्योंकि प्राइम से पहले वाले जितने नंबर थे वो सारे उससे रिलेटिवली प्राइम होंगे। ठीक है ना, तो जैसे हमने फाई ऑफ 5 निकाला था तो वो 4 आ गया था, फाई ऑफ 7 निकालते तो वो 6 आ जाता। तो क्योंकि प्राइम से पहले वाले, एक पहले वाले तक, यानी कि प्राइम से छोटे तमाम नंबर जो होते हैं उससे रिलेटिवली प्राइम होते हैं, तो इस वजह से सिंपली p-1 आ जाता है फाई ऑफ p। तो इस तरह से प्राइम के लिए निकालना मसला नहीं होता। ठीक है, अच्छा अब इसको प्रूव करते हैं। फाई ऑफ p टू द पावर e निकालना है, तो फाई p टू द पावर e ये होना किसके बराबर चाहिए? ये इसकी डेफिनेशन के मुताबिक नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू p टू द पावर e। इक्वल टू ना भी लिखें तो लेस देन p टू द पावर e लिख दें। ठीक है, क्योंकि इक्वल होगा तो फिर तो उसका जीसीडी रिलेटिवली प्राइम तो उसके साथ हो ही नहीं सकता। ठीक है, एंड रिलेटिवली प्राइम टू इट। ठीक है, इससे रिलेटेड ये डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू p टू द पावर e एंड रिलेटिवली प्राइम टू e। यही डेफिनेशन हमने सिंपली लिख दी। अब ये p टू द पावर e है तो p की पावर e के लिख दी, कि वरना पहले n था तो ये हमने n के लिए लिख दिया, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स रिलेटिवली प्राइम टू n एंड लेस देन n। तो या तो लेस देन और इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू n एंड रिलेटिवली प्राइम टू n। ठीक है, तो ये हमने डेफिनेशन लिखी। अब ये कैसे निकालेंगे? अब इसको हम ऐसा करते हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। यहां पर हमने लिखा कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, अच्छा नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू p टू द पावर e। हमने कहा कि हमने सारे नंबर, यानी कि 1 से लेके, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेके p की पावर e तक सारे इंटीजर्स हैं उनको काउंट कर लिया यहां पर। ये सारे इंटीजर्स आ गए, लेकिन इसमें फाई ऑफ e के बराबर तो नहीं हुआ, फाई ऑफ p की पावर e। तो इसमें तो सिर्फ आपको रिलेटिवली प्राइम चाहिए थे, आपने तो सारे लिख दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहां से हटाना पड़ेगा। किनको हटाना पड़ेगा? जो रिलेटिवली प्राइम नहीं होंगे उन्हें हटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि इसमें से आप माइनस करेंगे नंबर ऑफ, क्योंकि आपको रिलेटिवली प्राइम चाहिए, तो टोटल में से, यानी तमाम इंटीजर्स जो कि p की पावर e तक थे, उसमें से आप क्या माइनस कर देंगे? वो सारे इंटीजर्स माइनस कर देंगे जो रिलेटिवली प्राइम नहीं होते।
तो बचेगा क्या, सिर्फ रिलेटिवली प्राइम बच जाएंगे। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और equal to p to the power e and not relatively prime to it। ठीक है, ये आपने समझ लिया, इसमें से माइनस करना है। ठीक है, अब नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, अब ये काउंट करेंगे तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये वाली चीज क्या होगी, यानी कि ये जो लिखा हुआ है इसका कौन सा नंबर होगा। तो ये तो खैर कोई मसला ही नहीं है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 1 से लेके 100 तक नंबर लिखे हुए सारे, 1 से लेके कोई भी नंबर मिस नहीं है, तो उसमें सबसे बड़ा नंबर 100 है यानी 100 है, तो बताइए टोटल कितने नंबर्स होंगे, तो आप कहेंगे 100 नंबर्स होंगे। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि 1 से लेके 1000 तक नंबर्स हैं, कोई भी नंबर मिस नहीं है, सबसे बड़ा नंबर 1000 है, तो नंबर्स कितने होंगे, 1000 होंगे। अब 1000 की जगह p टू दी पावर e आ गया, तो ये नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू p टू दी पावर e, यानी कि सारे इंटीजर्स कोई भी मिस नहीं है p की पावर e तक, तो क्या होगा, इस पूरे का जवाब तो कोई मसला ही नहीं है, ये होगा p टू दी पावर e। तो इसकी जगह p टू दी पावर e लिख देंगे, मसला सारा यहां पर आ रहा है। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू p टू दी पावर e एंड नॉट रिलेटिवली प्राइम टू इट। तो अब हमें ये देखना है कि रिलेटिवली प्राइम जो इसके साथ नहीं है वो कौन कौन से हैं। तो देखिए रिलेटिवली प्राइम जो इसके साथ नहीं है वो कौन से होंगे, तो सीधी सी बात है कि p की पावर e के साथ, यानी p की ये पावर है, p तो प्राइम है। ठीक है, अब ये देखें कि p आपके पास इसी, इनको लिखना शुरू करते हैं। अगर इनको लिखना शुरू करें तो 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, सारे नेचुरल नंबर्स लिख रहा हूं मैं। ठीक है, कहां तक लिखेंगे, फिर p तक लिखेंगे, p आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद p+1 आएगा, फिर p+2 आएगा, काउंटिंग कर रहा हूं सारे नंबर्स की, और कहां तक काउंटिंग करनी है, p की पावर e तक काउंटिंग करनी है। फिर p+2 आएगा, और ये कहां तक जाएगा, ये चले जाएगा 2p तक, फिर आ जाएगा इसी तरह से 2p+1, फिर 2p+2, 2p+2, और फिर ये कहां तक जाएगा, ये 3p तक चला जाएगा, और फिर ये इसी तरह से इसमें 3p के बाद 4p आ जाएगा, फिर उसके बाद 5p आ जाएगा, और ये चलता रहेगा। फिर कहां तक जाएगा, नहीं p का कोएफिशिएंट कहां तक जाएगा, तो p का कोएफिशिएंट जाएगा, p का कोएफिशिएंट जाएगा p टू दी पावर e-1 तक टाइम्स p, क्योंकि आखिरी नंबर आपके पास क्या है, p टू दी पावर e, ताकि इन दोनों को अगर आप ऐड करें, इन दोनों नंबर्स को आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो पावर्स ऐड होंगी, तो आपके पास ये नंबर असल में क्या आ रहा है, p e टू दी पावर -1 +1, तो p टू दी पावर e आ जाएगा। तो आखिरी नंबर ये, तो p आखिरी नंबर में जो p का कोएफिशिएंट होगा वो p e टू दी पावर p टू दी पावर e-1 होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें से कलेक्ट करने हैं वो जो रिलेटिवली प्राइम नहीं है। तो अब आपको क्लियरली नजर आ रहा है p की पावर e को जो डिवाइड करने वाला नंबर होगा वो होगा जो कि p का मल्टीपल होगा, यानी जिसमें p होगा। तो एक ये होगा, और कौन सा होगा, एक ये होगा, और कौन सा होगा, एक ये होगा, और कौन सा होगा, एक ये होगा, और इसी तरह से और कौन सा होगा, और एक ये होगा। तो ये कितने नंबर्स हैं, p लिखा,
1 हो गया, दूसरा 2p, तीसरा 3p, चौथा 4p। तो यानी कि जो काउंटिंग चल रही है वो असल में इनके कोएफिशिएंट की चल रही है। और इसी तरह से आखिरी p टू द पावर e माइनस 1 टाइम्स p। तो इसका मतलब है कि कितने हुए ये, अगर काउंट करें तो इनके कोएफिशिएंट को सिंपली काउंट कर लें। तो इनके कोएफिशिएंट कितने हैं? इनके कोएफिशिएंट है p टू द पावर e माइनस 1। तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा, ये होगा p टू द पावर e माइनस 1। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये आ जाएगा phi p टू द पावर e इज इक्वल टू p टू द पावर e, तो ये आ गया, और माइनस इसका जवाब आ गया p टू द पावर e माइनस 1। ठीक है, अब इसके बाद इसको फर्दर कैसे कर सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं कि p टू द पावर e माइनस ये p की पावर e माइनस 1, ऐसे लिखते हैं p टू द पावर e डिवाइडेड बाई p। इन दोनों में से कॉमन है p टू द पावर e, जो कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन p। तो ये हमने phi ऑफ p टू द पावर e निकाल लिया। किसी को कोई प्रॉब्लम इस चीज में? नो सर। अच्छा, अब ये हमने ये निकाला है, लेकिन जो है वो ये हमारे मसले सारे हल नहीं करता। ये मसले से उस वक्त हल करेगा जब हमारे पास ऐसा नंबर आ जाए जैसे कि ये, जो कि किसी प्राइम की पावर हो। जैसे कि ये 64 आ गया, 2 की पावर है, 81 आ जाएगा तो ये मसला हल हो जाएगा, क्योंकि 81 3 की पावर 4 है। 27 में हल कर देगा, लेकिन 28 को हल नहीं करेगा ये। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स के लिए हम क्या करते हैं? ऐसे नंबर्स के लिए हम जो है, जैसे कि अगर हमारे पास जो है वो 28 होता तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं या प्राइम डिकम्पोजिशन करते हैं। तो इसका मतलब है हमें ऐसा रिजल्ट चाहिए होगा जो कि इनकी प्राइम डिकम्पोजिशन कर दे। तो प्राइम डिकम्पोजिशन क्या होती है? प्राइम डिकम्पोजिशन हमारे पास जो है वो इस तरह से, प्राइम डिकम्पोजिशन का मतलब ये है कि जैसे कि अगर आपके पास 28 है तो इसके फैक्टर करें 2 से, 14 आ गया, फिर 2 से करें 7 आ गया, फिर 7 से किया 1 आ गया। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर टाइम्स 7। यानी कि अब इसमें जितने भी फैक्टर्स आएंगे वो सारे प्राइम होंगे या प्राइम की पावर्स होंगे। तो ये इसकी प्राइम डिकम्पोजिशन कहलाएगी। हर नंबर को की प्राइम डिकम्पोजिशन की जा सकती है। ठीक है, कोई सा भी नंबर हो। तो एक्चुअली जो 64 लिखा है इसकी भी ये प्राइम डिकम्पोजिशन पे 2 की पावर 6, इसमें और कोई दूसरा आ नहीं रहा दरअसल। लेकिन अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 116, तो ये 2 से किया तो इसे 1 सॉरी कितना आ जाएगा ये 58, फिर 2 तो ये कितना आ गया 29 जी 29। तो ये आपके पास हो जाएगा 116 जो है ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 टाइम्स 29। ठीक है, ये प्राइम डिकम्पोजिशन है इन नंबर्स की। तो इसका मतलब है हमें इस तरह का रिजल्ट चाहिए जो कि प्राइम डिकम्पोजिशन जो है उसको सॉल्व करते, तो फिर हम हर किस्म के नंबर का बड़ी आसानी से जो है वो ऑयलर फाई फंक्शन जो है वो निकाल सकेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास प्राइम डिकम्पोजिशन आ जाए, वरना इस सूरत में भी हम कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में हमें जो है फिर प्रॉब्लम है कि अलग अलग जो है वो इनके निकालने पड़ेंगे। ठीक है, और फिर बाद में उन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो और दूसरी एक चीज ये कि एक और चीज बता दूं, हमारे पास एक और रिजल्ट है कि फाई इज मल्टीप्लिकेटिव। ये जो ऑयलर फाई फंक्शन है ये फंक्शन एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। ठीक है, अब जो रिजल्ट है हमारे पास वो ये है कि अब जैसे एन होता है ना कोई भी है, तो इसकी लिए हम इसके के जो है फैक्टर्स कर सकते हैं, यानी कि p1 टू द पावर e1, p2 टू द पावर e2 और pk टू द पावर ek। तो ए के प्राइम फैक्टर्स हैं जिनकी पावर्स हैं। ठीक है, तो किसी भी
उसके पॉसिबल होते हैं। अब हम एक थ्योरम देखते हैं जिससे लास्ट चीज रिपीट कर देंगे, n इज इक्वल टू, ये तो हमने प्राइम डिकम्पोजिशन की है ना, यानी कि इस तरह से, मतलब एक जनरल फॉर्मूला लिखा कि किसी भी नंबर को प्राइम डिकम्पोजिशन इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। अब एक रिजल्ट देखते हैं, और रिजल्ट एक्चुअली जो है ये यही जो हमने अभी किया है उसको, इसकी एप्लीकेशन है। लेट, अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, फाई जो है एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। n इज इक्वल टू p1 e टू द पावर e1, p2 टू द पावर e2, pk टू द पावर ek, b कैनोनिकल डिकम्पोजिशन। इसे कैनोनिकल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं या प्राइम डिकम्पोजिशन भी कहते हैं, एक ही बात है। कहीं पे कैनोनिकल लिखा होगा, कहीं पे प्राइम लिखा होगा। ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर n, देन अब क्या प्रूव करना है कि फाई ऑफ n, अब किसी भी n के लिए, पहले p की पावर e के लिए था, किसी भी n के लिए ये होगा n मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस जो पहला फैक्टर होगा प्राइम का, 1 माइनस 1 अपॉन p1, सेकेंड 1 माइनस 1 अपॉन p2, और इसी तरह थर्ड एंड 1 माइनस 1 अपॉन pk, और ये साथ में n मल्टीप्लाई कर दें। ये कह रहा है क्या कहते हैं उसे, ये रिजल्ट। तो प्राइम डिकम्पोजिशन जो है वो अगर हमारे पास किसी भी नंबर की आ जाए तो बड़ी आसानी से हम इसमें ऑयलर जो है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखें इसका प्रूफ देखते हैं। ये ज़हन में रहे कि फाई जो है मल्टीप्लिकेटिव है, ठीक है। तो लेट n इज इक्वल टू p1 e1 p2 टू द पावर e2 pk ek। तो अब फाई अप्लाई कर दिया, फाई ऑफ n इज इक्वल टू फाई ऑफ p1 e1 p2 e2 pk ek। अब उससे जो है क्या कहते हैं, आप ये भी शो कर सकते हैं अगर मल्टीप्लिकेटिव हो तो वो जरूरी नहीं है दो के लिए हो, वो कई हो सकते हैं, उसके लिए भी जो है वो ट्रू हो सकता है। तो फाई अलग अलग कर दें, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव होता है पहले दो पे अप्लाई करें, फिर उसके बाद जो है जो प्रोडक्ट आ जाए उनमें दो के लिए अप्लाई करो, और इस तरह से चलते रहे तो आप आखिर में पहुंच जाएंगे। इंडक्शन का प्रोसेस कहलाता है। फाई ऑफ p1 टू द पावर e1, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव है तो आपने अलग अलग कर दिया, फाई p2 e2 फाई pk ek, ये आपने लिख दिया, और रीजन आपने लिख दी कि फाई इज मल्टीप्लिकेटिव। अब इसकी डेफिनेशन हमने ये पढ़ी है, अभी थ्योरम पढ़ा है। इस थ्योरम के मुताबिक क्या हो जाएगा, ये थ्योरम ये रहा, फाई p टू द पावर e इज p टू द पावर e टाइम्स 1 माइनस p। यहाँ पर ये रख देते हैं, ये हो जाएगा p1 टू द पावर e1 टाइम्स 1 माइनस p1। फिर इसकी जगह हो जाएगा p2 टू द पावर e2 टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन p2। ये प्रोडक्ट होगा, इस तरह से और भी आएंगे, और फिर आखिरी वाले में आप करेंगे pk टू द पावर ek टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन pk, ठीक है।
अब इसके बाद क्या होगा, ये सारे जो पहले हैं कोएफिशिएंट्स, ये कोएफिशिएंट्स तो नहीं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सारे प्रोडक्ट्स में आप एक साथ लिख देने, P1 e to the power E1 times P2 to the power E2 till Pk to the power Ek, एक ये लिख दिया आपने, और इस तरह से 1 माइनस 1 अपॉन P1 टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन P2 टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन Pk, इस तरह से लिख दिया जी। कोई प्रॉब्लम इस चीज में? अब इसके बाद इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद ये चीज किसके बराबर है, ये तो दिया हुआ n के बराबर है, तो इसकी जगह n लिख दिया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन P1 टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन P2 टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन Pk, तो इस तरह से आ जाएगा। अब इससे क्या होगा, अब इससे जो है ये आप कोई भी नंबर जो है उसके लिए निकाल सकेंगे, सिर्फ आपको क्या चाहिए होगी, कैनोनिकल डीकम्पोजिशन चाहिए होगी। फॉर एग्जाम्पल आपका क्लास नंबर क्या है, किसी को याद है नंबर 3 की क्लास का नंबर? जी नो सर, किसी को भी याद नहीं है? अच्छा चले, मुझे भी याद नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा मुझे बताएं, कोई अपनी ईयर ऑफ बर्थ बता सकता है? 1990। 1990, ये नंबर हमने ले लिया, ठीक है। तो अब ये जो नंबर है इसके लिए हम ये करेंगे कि जो है इसकी कैनोनिकल डीकम्पोजिशन करेंगे। इसके लिए ये किया कि 1992 से किया, तो ये कितना हो जाएगा, ये जरा बताइएगा 2 से डिवाइड करने पे। 995। 995, 995, फिर उसके बाद 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 199। 199। 199, 199 किससे होगा, या ये प्राइम है? प्राइम होगा सर। अरे ये तो बड़ा बेकार सा नंबर आया, मैंने कहा शायद ऐसा नहीं, नहीं बेकार नहीं, मतलब ये कि अभी मैं चाह रहा था कि कोई ऐसा नंबर आता जो क्या कहते हैं उसे, चल इसमें तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। अब 2 टाइम्स 5 टाइम्स 199, तो 5 ऑफ n ये हो जाएगा 5 ऑफ 2, 5 ऑफ 5, 5 ऑफ 199। नहीं बल्कि हमें ये क्या कर रहे हैं, ये तो हम पूरा प्रोसीजर कर रहे हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं, हमें सिर्फ सिंपल क्या करना चाहिए, हमें ये इनके प्राइम फैक्टर्स आ गए, तो हमें लिखना चाहिए n जो कि 1990 है टाइम्स 1 माइनस पहला P1 है, तो हमने लिखा 1 अपॉन 2, फिर टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन 5 टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन 199, ये हमें लिखते हैं, ठीक है, जो ये डेफिनेशन है इसके मुताबिक, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी पार्ट्स क्या हो, यहाँ पे n आ जाता है तो उसमें सारी चीजें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और ये इस तरह से आ जाता है, ये हो जाएगा 1990 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा 4/5, और ये हो जाएगा 198/199, ठीक, ये तो 10 हो जाएगा, ये 10 से ये 10 कैंसिल, 198 792 आ रहा है। 792, 792 जो है आ जाएगा। अब मैं कोई और नंबर लेता हूँ जो कि जी जी सर, हम आपने कहा था कि अगर प्राइम नंबर है तो उसका फाइव ऑफ प्राइम नंबर हम डायरेक्टली p-1 से भी तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल तो निकाल कांट वी सकते, डू 2 - 1 टाइम्स 5 - 1 टाइम्स 199 - 1 कर लें?
मैं वही तो कर रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा कि क्योंकि वो पढ़ाया है मैंने इससे पहले वाला फॉर्मूला, तो वो लगा दिया। ये इतना सिंपल था कि उसको वैसे ही करना चाहिए। ये जो है मैं पहले वैसे ही कर रहा था, फिर मैंने कहा ये सब जो अभी इतना सारा थ्योरम मैंने कराया इसका फायदा क्या रहता, यानी 5 of 2 लगाते तो ये हो जाता 2 - 1 यानी कि 1, और फिर उसके बाद 5 - 1 यानी कि 4, फिर 199 - 1 यानी कि 198। तो यही आता है, देखिए 4 मल्टीप्लाई भी यानी 1 4 198, यहाँ भी यही आया, और वही 792 आता। ठीक है, लेकिन ये जो है वो अब जो है वो मैं कोई दूसरा करा देता हूँ ऐसा कि जिसमें बहुत सारे आ रहे हो, कोई बुक से ही ढूंढ लेता हूँ क्वेश्चन। एक मिनट बस, इसको मैं बताता हूँ आपको। हाँ, ये देख लेते हैं। ये इसमें दिया हुआ है 1976, तो मैं इसमें 1974 ले रहा हूँ, बस ऐसी बन गई। ये क्या होगा 1974, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 987। ये भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे 19 नहीं होगा, डिवाइड बाई 2, 3 से कर सकते हैं, डिवाइड बाई 3, फिर 329 आ जाएगा, फिर डिवाइड बाई 3 होगा, हाँ नहीं होता डिवाइड बाई 3, फिर डिवाइड बाई 7, हाँ 7 हो जाएगा, लेकिन फिर 47 आ जाएगा। 76 लेते हैं जिसमें कुछ पार्ट्स वगैरह भी तो आ रही होंगी। 76, तो ये 76 कर दिया। 2 से करेंगे तो कितना आएगा 988। 1976 डिवाइडेड बाई 2, 988। फिर ये 2 से डिवाइड बाई 2, 494। 247। फिर 2 से डिवाइड किया 247। फिर उसके बाद किससे डिवाइड होगा, ये 3 से हो जाएगा, डिवाइड बाई 3, नहीं डिवाइड बाई 3 से नहीं होगा, नहीं होगा 3 से। अभी किससे होगा 7 से भी नहीं होगा, डिवाइड बाई 37, 13 से डिवाइड बाई 13 से हो रहा है, 19 आ रहा है, फिर 19 से किया 1, ये कैनोनिकल डिकम्पोजिशन आ गई। तो जो है 1976 जो है ये आ रहा है 2 क्यूब मल्टीप्लाई विथ 13 मल्टीप्लाई विथ 19। तो 5 ऑफ 1976 ये आ जाएगा, एक तो 1976 हो जाएगा, और कैनोनिकल ये 2 13 19 सिंपल देखेंगे तो 1 - 1/2, 1 - 1/13 और 1 - 1/19। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1976 टाइम्स, और ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 12/13, और ये हो जाएगा 18/19। ठीक है, तो ये जो है 2 13 और 19 ये सब इसके अंदर आएंगे, और ये फिर आपके पास 2 13 और 19 आएंगे, तो सिंपल 4 बचेगा। ठीक है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें आप, 4 864 ओके 864, ये हमारे पास आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम सर? इसमें जो हमने क्यूब है उसको नहीं कुछ भी किया ना, जो क्यूब के ऊपर पावर क्यूब, इसमें कुछ नहीं करते ना, देखे ना ये सब इसमें जब यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, अच्छा